के बनने के बाद भी करोड़ों सालों तक यहाँ सिर्फ उबलता हुआ लावा था और कुछ नहीं। समय बीतता गया और धीरे धीरे अर्थ पर प्रेजेंट इस लावे का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। इसकी वजह से जो हॉट हैवी मेटल्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करने लगे थे और जो हल्के पार्टिकल्स थे वो अर्थ की सरफेस की तरफ आने लगे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी अर्थ का जो सबसे अंदर का हिस्सा है वो आज भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, जो लगभग सन के सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है। जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो एक टाइम ऐसा भी आया जब अर्थ की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी और इसी वजह से अर्थ पर कई जगह वॉल्केनोज बनने लगे थे। लेकिन अर्थ के अंदर जो गर्मी ट्रैप हो चुकी थी उसे निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ही था। इन वॉल्केनोज के साथ साथ अर्थ से कई एस्ट्रॉइड्स भी टकराते रहते थे, जिसकी वजह से अर्थ पर कुछ भी स्टेबल नहीं था। जो एस्ट्रॉइड्स अर्थ से टकराते थे उन्हीं की वजह से अर्थ पर कई मिनरल्स आना शुरू हुए थे, क्योंकि इससे पहले अर्थ पर किसी भी तरह के मिनरल्स नहीं थे। जब अर्थ ठंडी हो चुकी थी तब उसकी सरफेस से सारा गर्म लावा उसके सेंटर में बैठ चुका था, जो समय समय पर वॉल्केनो के फॉर्म में आज भी बाहर आ जाता है। उस समय भी लाखों करोड़ों सालों तक वॉल्केनोज अर्थ पर बनते रहे, जिसकी वजह से अर्थ रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही अर्थ पर उस समय ऑक्सीजन भी नहीं था, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। बार बार अर्थ पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड्स यहाँ की बची कुची चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। इन एस्ट्रॉइड के अर्थ से टकराने के पीछे रीजन ये था कि उस समय अर्थ के आसपास कोई लेयर या एटमॉस्फेयर नहीं था जो अर्थ को बाहर से आने वाली चीजों से बचा सके। करोड़ों सालों तक एस्ट्रॉइड के अर्थ पर गिरने का और अर्थ से वोल्केनोज निकलने का सिलसिला जारी रहा। एस्ट्रॉइड के गिरने से यहाँ सॉल्ट, वाटर और कई तरह के मिनरल्स इकट्ठा होने लगे थे। इसके बाद धीरे धीरे अर्थ पर आइस एज की शुरुआत हुई, जिसमें पूरी धरती बर्फ से ढक गई। अर्थ पर करोड़ों सालों तक वॉल्केनिक इरप्शन और आइस एज पीरियोडिकली होते रहे, यानी कई सालों तक धरती लावा से उबलने लगती थी। फिर कई करोड़ों सालों तक धरती बर्फ से ढक जाती थी। ऐसा बार बार होता रहा, लेकिन टाइम के साथ साथ आइस एज और वॉल्केनिक एक्टिविटी का टाइम कम होता गया। अब ये चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं रहती थीं। जब अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ता था तो उसकी गर्मी से यहाँ का पानी वेपोर्स के फॉर्म में अर्थ के आसपास ट्रैप हो जाता था। सालों तक जब ये प्रोसेस चलती रही तो इसकी वजह से अर्थ के आसपास वेपोर्स की एक थिक लेयर जमा हो गई, जो बारिश के रूप में बरसने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही धरती पर बारिश का पानी गिरा तो इसकी वजह से वहाँ बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होने लगे थे। और आपको तो पता है कि पानी और सनलाइट की वजह से पेड़ पौधे भी उगते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुआ तो ये हवा में ऑक्सीजन रिलीज किया करते थे। आमतौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं, और उस समय में भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करते थे। अब आप ध्यान दीजिए कि यहीं से धीरे धीरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का घुलना शुरू हुआ होगा। जब ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता रहा तो इससे अर्थ का एनवायरनमेंट लाइफ के लिए और भी सूटेबल हो गया। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस ऑक्सीजन को रिलीज करते थे वो खुद उनके लिए हार्मफुल था। आपने बचपन में एडेप्शन के बारे में पढ़ा होगा। एडेप्शन का सिंपल मीनिंग है एडजस्टमेंट्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के एटमॉस्फेयर और आसपास की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है वही यहाँ सरवाइव कर पाता है। जैसे पोलर बेयर, ऊंट, स्नेल एक्सेट्रा, ये अडेप्शन के काफी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। आप जानते हैं कि पोलर बेयर बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं जहां आम इंसान किसी भी तरह जिंदा नहीं रह सकता। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि पोलर बेयर को ठंड क्यों नहीं लगती। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोलर बेयर इतने सालों से उस कंडीशन में रह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया है। उनकी स्किन के ऊपर इतने मोटे मोटे फर डेवलप हो चुके हैं कि अब उन्हें उस टेम्परेचर में रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इसी तरह ऊंट रेगिस्तान में रहता है, उसे तो शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान या कोई और जानवर रेगिस्तान में जाएगा तो क्या वो जिंदा रह सकेगा? नहीं, राइट। लेकिन ऊंट ने अपने आप को वहां रहने के लिए ढाल लिया है। रेत में चलने के लिए उसके पास पैडेड फीट है, जिससे वो गर्म रेत पर चल पाता है। उसकी आंखों में रेत ना जा सके उसके लिए उसके आई लैशेस भी बड़े बड़े होते हैं। साथ ही रेगिस्तान में पानी की भी कमी होती है, इसलिए ऊंट की एक खास बात है कि वो कई दिनों तक पानी पिए बिना भी रह सकता है। इसी को एडेप्शन कहा जाता है। जब आप सर्वाइवल के हिसाब से अपने आप को आसपास की कंडीशन के हिसाब से ढाल लेते हैं। यहाँ हमने एडेप्शन की बात इसलिए की क्योंकि आपको आगे इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। हमने बताया कि ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल थी, और जब एनवायरनमेंट में ज्यादा ऑक्सीजन घुलने लगी तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगे। लेकिन यहीं हमारा एडेप्शन का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश की। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे और इन्होंने ऑर्गेनिज्म का रूप लिया।
जहाँ तक ये ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे थे, वहीं अब ये इवॉल्व होकर कीड़े और समुद्री जीव में बदलने लगे। सी और ओशियंस में मिलने वाले प्लांट्स भी इसी तरह अडेप्ट करके इवॉल्व होते रहे, ताकि धरती पर जो बदलती कंडीशंस थीं, उनके हिसाब से खुद को ढाल सके। करोड़ों सालों का ये सफर तय करके सी प्लांट्स एंड एनिमल्स इस लेवल पर पहुंच सके कि आसपास की चेंजिंग कंडीशन का उनके ऊपर अब ज्यादा असर नहीं हो पाता था। आपने शायद कहीं सुना होगा कि हमारी अर्थ का एक बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड और अनडिस्कवर्ड है। अर्थ के लार्ज एरिया में फैले हुए जो ओशियंस हैं, उनकी गहराइयों में न जाने कितने ही ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। ओशियन की डेप्थ ज्यादा होने की वजह से हमारे लिए इसकी गहराई में जाना मुमकिन नहीं है। कुछ फीट अंदर जाते ही पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान बिना किसी गैजेट के यहाँ जाएगा तो उसकी बॉडी में इम्प्लोजन हो जाएगा। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का अपोजिट है। जिस तरह अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से एक्सप्लोजन यानी विस्फोट होता है, उसी तरह बाहर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक्सप्लोजन यानी अंतः स्फोट होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पानी का इतना ज्यादा प्रेशर होने के बाद भी इस गहराई में प्लांट्स और एनिमल्स अब तक जिंदा हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस माहौल में ढाल चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं। अगर आपको अडेप्शन की इंपॉर्टेंस को समझना है तो आप डायनासोर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि धरती पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने और कैसे वो अलग अलग फॉर्म में इवॉल्व हुए। लेकिन यहाँ हम अपने सोलर सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर को भूल रहे हैं। ये वही है जिससे कई बार हम लोगों की खूबसूरती को कंपेयर करते हैं। अरे वही जो पूर्णिमा के दिन आसमान की रौनक बढ़ाता है। जी हाँ, चांद। अब हम अपने अगले एपिसोड में यही जानने वाले हैं कि मून हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा कैसे बना और क्यों मून सन का नहीं बल्कि अर्थ का चक्कर लगाता है।